नमस्कार साथियों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2013 पीवाईक्यूज की क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं क्लास नंबर 6 के बारे में। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टेस्ट की फॉर्म में आप द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप पर दे सकते हैं। आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, द एचजी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए एक बेहतरीन कंटेंट है सीरीज और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बताता हूं हमें जहां पर जिस क्वेश्चन के बेहतर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसे एक्सप्लेन करेंगे, और जिसके केवल क्वेश्चन और उसका आंसर आपको याद करना है उसको उस वे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब जानते हैं कि ये 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है। अभी 2025 है, चीजें बदलती है, पैटर्न बदलते हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चंस को केवल क्वेश्चन और उसके ऑप्शन तक ही सीमित रखना है। हर एक क्वेश्चंस को बेवजह डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आइए, नॉन बायोडिग्रेडेबल कपड़ा, चमड़ा व लकड़ी, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। लेड जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। देख लीजिए, यहां पर आप एक चीज याद रख सकते हैं। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट में एक स्ट्रक्चर होती है एंथर, और उस एंथर में और स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया की इनर मोस्ट लेयर है, इसका नाम है पेपिटम। और इस पेपिटम के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे युबिश्च बॉडी कहते हैं। और ये युबिश्च बॉडी, जो माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन है, उसके ऊपर उसकी जो बाह्य भित्ति है एक्साइन, और आंतरिक भित्ति है इंटाइन। इस एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, और इस स्पोरोपोलेनिन का सेक्रेशन कौन करता है? युबिश्च बॉडी। स्पोरोपोलेनिन भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैविक पदार्थों के द्वारा अपघटित नहीं होता है। इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स है उनके फॉसिल्स या जीवाश्म भी मिल जाते हैं। तो आपको इस सिंपल से क्वेश्चन के साथ ये स्पोरोपोलेनिन के बारे में जानकारी आपको याद रखनी है। पादप शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पोलन ग्रेन की बाह्य भित्ति या एक्साइन पर पाया जाने वाला स्पोरोपोलेनिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देखिए इसे, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है सिंपल बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र बायो जियोकेमिकल साइकिल सेडिमेंट्री टाइप है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसियस टाइप है, और फॉस्फोरस जो है ये सेडिमेंट्री टाइप है। इस सेडिमेंट्री टाइप से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहला, जनरली मोस्टली जितने भी फॉसिल्स मिलते हैं वो कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। और इन सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने। दूसरा यह है कि ये जो फॉस्फोरस है इसको प्लांट तक पहुंचाना है, और प्लांट इसे जड़ों के द्वारा ही अवशोषित करेंगे।
तो इस फॉस्फोरस को प्लांट जो है वो ऑर्थोफॉस्फोरस या ऑर्थो फॉस्फेट के रूप में ग्रहण करेंगे, या यूं कह सकते हैं PO4-3 की फॉर्म में। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में, वैसे ही फॉस्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरस या ऑर्थोफॉस्फेट PO4-3 की फॉर्म में जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। आराम से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए, ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट इन एयर, कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, ऐसे प्रदूषक जिनमें कार्बन हो। तो आपका जवाब है हाइड्रोजन साइनाइड। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में कहां सल्फर है? फ्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो सिंपल सा है, हाइड्रोजन साइनाइड और पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइट नाइट्रेट। PAN का पूरा नाम भी एक बार पूछा गया है, और ये जो PAN है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्रदूषक दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ऐसे पॉल्यूटेंट जो डायरेक्ट प्रदूषण करते हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी किसी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर प्रदूषण करते हैं। तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और इन दोनों के अंदर कार्बन पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 3। आराम से देखिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी, और हम तो केवल फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की बात करेंगे, 5 पेपर हो चुके हैं, 120 इंटू 5, 600 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक एक ऑप्शन के साथ आने चाहिए। कितना भी कह लें, आप PYQs अच्छे से सॉल्व नहीं करते, आप केवल देखते हैं कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया था। आप अपने रूटीन में रोजाना 50 PYQs सॉल्व करने की परंपरा, आदत डाल लें, बहुत ज्यादा काम आएगी एग्जाम में। देखिए, आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी शोर दिन के अंदर 55 डेसिबल और रात्रि के अंदर 45 डेसिबल, याद रखना है ये। चलिए आगे अगर हम बात करें, ये जितने भी क्वेश्चंस है बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? इनमें से कौन सहायक प्रजनन तकनीक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? देखिए, IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, बिल्कुल। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका भी यूज होगा। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका भी होता है। फोर्थ वाले का नहीं होता, कोइटस ऑन डेज 14 to 16 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें और 16वें दिन के दौरान। कोइटस इंटरप्टस का मतलब पेशेंट से पहले ही पेनिस को बाहर निकाल देना, कोइटस इंटरप्टस। देख लीजिए, माहवारी के दिवस 14 से 16 में मैथुन क्रिया जो है उसके बारे में बात हो रही है। देख लीजिए, कोइटस मैथुन क्रिया है और कोइटस इंटरप्टस, इसको इंटरप्ट कर दिया जाए, फर्टिलाइजेशन को रोका जाए। तो यहां पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव नहीं है 14 से 16 तक, केवल सहायक के रूप में यही है। ये तो एक्चुअल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट एसोसिएट विद मेंस्ट्रुअल साइकिल? फॉलिकुलर फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ल्यूटियल फेज होता है, लिबिडो नहीं होता है। तो आंसर
कामोत्तेजना या लिबिडो, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित नहीं है। क्लियर है बात? तो यहां पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और ये याद रखना है कि इसके 3 फेज है, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज और ल्यूटियल फेज। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और यहां से आपको ये पता करना है कि 3 फेज का क्या नाम है। ये देखिए, कौन सा नर हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल हार्मोन? एंड्रोस्टिनडायोन, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का प्रिकर्सर है, दोनों का प्रिकर्सर है। डाईहाइड्रो ऑक्सी टेस्टेस्टेरोन तो आ रहा है टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन खुद मेल हार्मोन है ही, तो 17 या 17 बीटा एस्ट्राडायोल, ये कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन है, देख लीजिए। और ये फीमेल में पाया जाएगा, तो आंसर कौन सा हो गया? 3 नंबर। बाकी तीनों मेल हार्मोन है। पहले वाला मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन मेल में भी है, केवल फीमेल में कौन सा है? 17 बी या बीटा एस्ट्राडायोल, जो एस्ट्रोजन है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीटल मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो, मानव भ्रूण की जो भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो किससे बनती है? ट्रोफोएक्टोडर्म से। याद रखना है ये बात, ट्रोफोएक्टोडर्म से क्या बनेगी? फीटल मेम्ब्रेन। चलिए आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई मिल्क इजेक्शन हार्मोन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मिल्क इजेक्शन हार्मोन की जब भी बात होती है तो ऑक्सीटोसिन आता है, और मिल्क फॉर्मेशन की बात होती है तो प्रोलैक्टिन आता है। लेकिन यहां अगर आप ऑप्शन देखेंगे, वैसोप्रेसिन, एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने के बजाय दोनों एक में ही दे दिए, वरना मिल्क इजेक्शन हार्मोन केवल ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन है। फिर भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th वाला, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। देख लीजिए आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इन ह्यूमन मेल द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, पुरुषों के वृषण में एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषण और स्त्रवण को उद्दीपित कौन करता है? देखिए, एमएसएच तो नहीं करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं करेगा, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक भी नहीं करेगा, मेलेनिन या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये नहीं है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और इसमें भी इंट्रास्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो टेस्टिस की लीडिंग सेल पर जाकर एक्ट करेगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर हुआ वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देख लीजिए, आइए। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैमेलियन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्तनियों की शुक्र जनन नलिकाओं के अनुप्रस्थ काट में कौन सा उपस्थित नहीं है? स्पर्मेटोसाइट होगा, स्पर्मेटिड भी होगा, नॉन मोटाइल है ये, और उसके बाद है
इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ और मोबाइल स्पर्मेटोजोआ। जो मोटिलिटी है, गतिशीलता है, वो एपिडिडाइमस या आदि वृषण में आती है। इसलिए सही जवाब 4 हो जाएगा। बाकी तीनों सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिल सकते हैं। केवल मोबाइल स्पर्मेटोजोआ या गतिशील शुक्राणु सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की सेक्शन में नहीं मिलेगा। चलिए आइए, आपका समय कीमती है, इसलिए केवल सटीक जानकारी और पूरे 15 क्वेश्चन जितना कम से कम समय में आपको मिल पाए, आपको केवल एग्जैक्ट चीजें पता करनी है। Which of the following is a not a function of placenta? कौन सा इनमें प्लेसेंटा का काम नहीं है? सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन। इस तरीके के क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल है। अगर आप बिल्कुल ध्यान भी दें तो भी आइडिया लग जाएगा। आपको प्लेसेंटा के बारे में पता नहीं है, लेकिन एफएसएच और एलएच ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है। पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो इनका कहां प्लेसेंटा के द्वारा काम हुआ? तो बाकी याद कर लो, बाकी तीनों प्लेसेंटा से संबंधित है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए, आइडेंटिफाई सेट ऑफ हार्मोन दैट इंड्यूस प्रोलिफेरेटिव एंडोमेट्रियल चेंजेज इन मैमेलियन यूटर्स। ये देखिए, मैमेलियन यूट्रस में, स्तनधारियों के गर्भाशय में अंतःस्तर में ब्लास्टोसाइट के रोपण के लिए, क्लियर है, इम्प्लेंटेशन के लिए कौन से हार्मोन? तो उसके लिए है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कॉर्टिकोइड, स्पर्मेटोट्रोपिन, टीएसएच, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये नहीं। इम्प्लेंटेशन के लिए, गर्भ धारण के लिए कौन से दो हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिम्मेदार है? देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, आर्केंट्रोन कैविटी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ये देखिए, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो यहां पर मैं बना रहा हूं, ये एंडोडर्म है। एंडोडर्म, आराम से देखिए इसको, एंडोडर्म। और इधर बाहर जो बना रहा हूं, ये एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म। और फिर क्या हुआ, इधर भी मीजोडर्म और इधर भी मीजोडर्म, दोनों तरफ मीजोडर्म। और ये जो मीजोडर्म के बीच की कैविटी है, इसको कहते हैं सीलोम, देहगुआ। ये बाहर की तरफ है, जिसे कह रहे हैं एक्टोडर्म। अंदर की तरफ जो है, इसे कह रहे हैं एंडोडर्म। एक्टोडर्म की तरफ जो मीजोडर्म है, उसे कहेंगे सोमेटोप्लूरिक मीजोडर्म। एंडोडर्म की तरफ जो मीजोडर्म है, उसे कहेंगे स्प्लेंकोप्लूरिक मीजोडर्म। और इन दोनों के बीच कौन है? सीलोम, देहगुआ। आगे अगर हम बात करें, तो अंदर जो ये कैविटी दिखाई दे रही है, ये है आर्केंट्रोन कैविटी। और ये सिचुएशन आपको कौन सी स्टेज में मिलेगी? गैस्ट्रुला में मिलेगी। इस आर्केंट्रोन कैविटी की ये जो ओपनिंग है, इसको कहा जाता है ब्लास्टोपोर।
और अगर इस ब्लास्टोपोर से भविष्य में एनस बने तो इसे कहा जाएगा प्रोटोस्टोमिया। और अगर भविष्य में इससे, एक सेकंड, यहां एनस नहीं, माउथ, ब्लास्टोपोर से माउथ बने तो प्रोटोस्टोमिया और एनस बने तो ड्यूटेरोस्टोमिया। देखिए, अब ट्रिपल लेयर होनी चाहिए, एक्टो एंड और मीजो तीनों होने चाहिए। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज से। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहले तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया की बात होगी नहीं। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर, देखिए, ड्यूटेरोस्टोमिया की जो शुरुआत होगी वो होगी काइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। बाकी प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब किस्में आते हैं प्रोटोस्टोमिया में। और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा किस्में आते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में। आर्केंट्रोन कैविटी की ओपनिंग है ब्लास्टोपोर। तो ये कौन सी स्टेज में है? गैस्ट्रूला में। इस टॉपिक से एक बार भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सीलोम, साइजोसीलोम, एंटेरोसीलोम। साइजोसीलोम की अगर आप बात करेंगे तो एनेलिडा और मोलस्का, और एंटेरोसीलोम की बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर्केंट्रोन कैविटी किस में पाई जाएगी? गैस्ट्रूला में। देखिए, मीजेनकाइमल कोशिकाएं जो संग्रहित होकर रक्त कोशिका द्वीप या ब्लड आइसलैंड बनाती है। जवाब है एंजियोब्लास्ट। 2013 में पूछे गए ये 15 क्वेश्चंस, जहां पर जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बताया है। पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत जरूरी है और अभी भी समय है। 600 क्वेश्चन अगर आप रोजाना के 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और ये आपके एग्जाम में आने वाले और क्वेश्चंस बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व करने में आसानी करेंगे। तो मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा कि पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है द एचजी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर पर जाइए, द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको किसी यूनिट में कोई प्रॉब्लम है कि सर अब समय आ गया है, अभी भी काफी समय है। अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं और किसी भी यूनिट में आपको प्रॉब्लम है कि इसमें मेरे मार्क्स कम आने की संभावना है, तो भी एचजी कॉन्सेप्ट पर एक बेहतरीन फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए कोर्स है, जहां पर सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए स्टडी मटेरियल है। तो इसी आशा के साथ कि आपके लिए ये पीवाईक्यूज की जो सीरीज है वो फायदेमंद होगी। आराम से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। धन्यवाद।